नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले 20 मार्च की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ही कम समय में सारे के सारे प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके अंतर्गत पहला देखिए, जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। बिल्कुल आपको बताना है कि जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन, एंजाइम, अभिकारक या विटामिन। तो विद्यार्थियों, जैव उत्प्रेरक हैं ये एंजाइम कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य है लैंगिक अंगों का विकास, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, वृद्धि प्रेरित करना, हार्मोन स्राव को नियंत्रित करना। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, यानी ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, गाइटर रोग। कौन सा गाइटर रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण होने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संकरण टी टी इंटू टी टी से सतहियों का अनुपात होगा, इनमें आपको अनुपात बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, 1:1। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। डायप्टर मात्रक हैं, यानी डायप्टर हैं वो किसका मात्रक हैं, फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर श, लेंस की शक्ति का मात्रक है वो डायप्टर हैं, यानी ऑप्शन नंबर श इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी दो त्रिभुज आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ पर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है। ओम इंटू मीटर का राशि का मात्रक आपको बताना है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, धारा, विभवांतर। विभवांतर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ब रहेगा, प्रतिरोधकता। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर अ, बढ़ता है, यानी तार का जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, बढ़ता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। फटाफट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय बहुत कम है आपके पास में। साग सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसका सही आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। पहले के अंतर्गत ये 10वां है विद्यार्थियों, अपमार्जकों का सामान्य रासायनिक सूत्र है। तो अपमार्जकों का सामान्य रासायनिक सूत्र आपके ऑप्शन स में दे रखा है, R-O माइनस SO घात 3 जो कि ऋणात्मक रहेगा, Na धनात्मक, या फिर ROSO3 Na जो यह सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर श में दे रखा है, ये आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर श रहेगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, जैवमंडल से CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव होगा।
ऋणात्मक प्रभाव का पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा। प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको ऊपर है वो ऋणात्मक प्रभाव रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक है, यानी बेकिंग सोडा है उसको अपन गर्म करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को कहते हैं, यानी आपको बताना है कि उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को कैसे क्या कहा जाता है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, यानी केलस कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा बंद वक्र होती हैं। कैसी होती है? बंद वक्र होती हैं। तो इस तरह से आपके 15 अवसाद के प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों। कई सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर ये तो डैश वर्ग का है, लेकिन डैश वर्ग में भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, जो मॉडल पेपर आपका इम्पोर्टेंट बन रहा है उन्हीं को हम लेकर आ रहे हैं। बाकी डैश वर्ग में तो आपके खूब सारे मॉडल पेपर हैं, तो उन्हीं में से ये एक है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। जो विद्यार्थी अंत तक देखेगा उनको फायदा होने वाला है, जो नहीं देखेगा डैश वर्ग करके छोड़ के चला जाएगा वो भले जा सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको खाली जगह को भरना है। पहला है, शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक जो मिश्रण वाले जो धातु होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं या फिर बनाते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बड़े अवतल दर्पण, ठीक है। फिर उसके बाद में अंतिम है, इसमें R बराबर P बटा A, तो ऊपर में क्या आएगा? इसमें आपका जो ऊपर में है वो इसमें I आएगा, ठीक है ना, I आएगा, I बटा A। और फिर उसके बाद में अंतिम जो आपका रिक्त स्थान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को मानव त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, यानी मानव के अंदर चमड़ी का कैंसर होता है सूर्य से आने वाली किरणों के कारण। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, इसके अंतर्गत आपके आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से विद्यार्थियों बहुत सारे प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में आएंगे, मैं 100% श्योर हूँ। चलिए इसमें पहला देखिए, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, लवण में एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। फिर उसके बाद में निस्तापन किसे कहते हैं? इसको स्टार लगा दीजिएगा, ये पक्का सपने वाला प्रश्न है। निस्तापन किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट एश को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। फिर उसके बाद में F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, यानी F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना आपको बनानी है। तो इसमें F2 का मतलब होता है F-F, यानी ये हो गया F2। तो इसको कैसे बनाओगे? इस तरह से आपको बिंदियाँ करनी है, ठीक है ना, बिंदियाँ करनी है और बीच में लिखना है F, और सामने वाले भी F लिखना है और इसके भी ऊपर से इस तरह से बिंदियाँ कर देनी है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संरचनात्मक समन्वय किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5,
मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? आपको बताना है मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु की रक्षा कैसे रुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती हैं? कौन करती है? रीढ़ की हड्डी करती हैं। फिर उसके बाद में अगला है मानव में वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं? तो मानव में वृषण कोष उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? आपको बताना है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बक के क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? आपको बताना है कि विद्युत में चुम्बक में जो क्रोड है वो किसका बना होता है? वो कच्चे लोहे का बना होता है। किसका होता है? कच्चे लोहे का। और किन्हीं दो प्राकृतिक पारितंत्र के नाम लिखिए। आपको बताना है किन्हीं दो प्राकृतिक पारितंत्र के नाम। तो इसमें आप झील, वन, जंगल, झाड़ी, झरना, नदी, सागर, तो इनमें से कोई भी दो आप बता सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में खंड ब आता है, इसके अंतर्गत ये प्रश्न है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न भी देख सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? और निम्न अभिक्रिया में ए को पहचानना है आपको। फिर उसके बाद में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, एस्टरीकरण किसे कहते हैं? समझाना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिन्न कर्मों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में लिखिए। ये प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला है मनुष्य के आहार नाल से संबंधित ग्रंथियों के नाम लिखिए तथा पित्त रस के दो कार्य लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पित्त रस वाला और आहार नाल वाला, ये अच्छे से याद कीजिएगा आप। फिर उसके बाद में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में दो अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सपने वाला प्रश्न है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में है कि बीजों के बनने से पौधे में होने वाले कोई 4 लाभ बताने हैं। और फिर उसके बाद में 11 है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखने हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आलेख खींचिए जबकि वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। और फिर उसके बाद में गैल्वेनोमीटर क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। सपने वाला प्रश्न है, ये पक्का आएगा 101%, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। गैल्वेनोमीटर क्या है, आपको अच्छे से याद करना, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए तथा आवश्यक चित्र भी बनाना है। और फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है अपमार्जक क्या होते हैं, पारितंत्र में इसकी क्या भूमिका होती है। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपमार्जक वाला, 101% ये प्रश्न सपने वाला है, अच्छे से याद करके जाना विद्यार्थियों। जो इस प्रश्न को याद करके नहीं जाएगा वो बाद में पछताएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके खंड श के अंतर्गत क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए इनका। ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं आपको। और फिर उसके बाद में 17वां है सिनेप्स किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका का एक कार्य बताना है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र भी बनाना है। तो ये प्रत्येक प्रश्न 3-3 1-1 नंबर का रहेगा। या फिर मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम और उनके दो कार्य लिखना है। अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थी, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और अगला प्रश्न है मेंडल के प्रयोग ने ये किस प्रकार दर्शाया कि लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं और समयुग्मी और विषमयुग्मी में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 18 प्रश्न बताए हैं। इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में 23 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 22 या फिर 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को आगे वाले जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको मैंने नहीं बताया है, आप स्वयं विवेक से उनको याद कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।